हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज द सीएसएस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगी जितना भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, क्यों हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एचटीएमएल का यूज़ करके या कोई भी मार्कअप लैंग्वेज हम यूज़ करके अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन हम उसको सुंदर बनाने के लिए या वो मेरा वेबसाइट के ऊपर या वेब ब्राउज़र के ऊपर कैसा दिखेगा, उसकी जो सेटिंग होगी कि कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीएसएस की मदद से सेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम पेज की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं बाय यूजिंग द सीएसएस। तो वही लिखा है मैंने, सीएसएस डिस्क्राइब्स हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज। सीएसएस ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट, आपने कोई इमेज लगाई है, एलिमेंट से मतलब है कोई इमेज है, कोई पैराग्राफ है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपके वेब पेज के ऊपर कैसे दिखेगी वो सीएसएस डिस्क्राइब करता है। जो सीएसएस की फाइल होती है हम उसको सेव करते हैं विद द एक्सटेंशन डॉट सी एस एस। याद रखिएगा इसको, एमसीक्यूज में या कहीं पर किसी तरीके से पूछ लें तो आप लिख सको। सो द एक्सटेंशन इज डॉट सी एस एस। The primary function of CSS is to define the styling and layout of the web pages, making them presentable, accessible and user friendly. सबसे मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे वेब पेज का स्टाइल डिसाइड करता है कि किस स्टाइल में होगा, कैसा फॉन्ट, कैसा साइज, कैसी इमेज, कहाँ पे इमेज, किस तरीके का बैकग्राउंड कलर, क्या, जिससे कि हमारा वेबसाइट जो है या वेब पेज जो है वो हमारा प्रेजेंटेबल दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, यूजर उस पर आराम से उसको एक्सेस कर पाते हैं और वो यूजर फ्रेंडली भी होता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि हमारा सीएसएस होता क्या और करता क्या क्या। अब हम सीएसएस को यूज कैसे करते हैं। तो सीएसएस को सबसे पहले सिंटेक्स की हम बात कर लेते हैं कि एक हमारा सबसे पहले सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर का मतलब है यहाँ पे कि आप जिसके ऊपर सीएसएस लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो सीएसएस लग रहा है वो हेडिंग नंबर 1 के ऊपर लग रहा है। तो सिलेक्टर क्या हो गया, H1 हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमको यूज करने पड़ते हैं ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ओपन करेंगे और फिर जो जो हमें सीएसएस लगानी है, जैसे कि कलर, कलर क्या करते हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखा हुआ है सिलेक्टर इज एन एचटीएमएल टैग, मैं अगर इसे रेड कलर में दिखाना चाहती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कलर कॉलन रेड और फिर सेमी कॉलन। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कॉलन व्हाइट के मीन्स बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, और फिर कॉलन लगा, सेमी कॉलन लगाकर फिर हमें कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना होता है। तो बेसिकली ये जो होता है ये हमारा सिलेक्टर होता है। आप यहाँ पे देख लो, ये जो कलर है और जो फॉन्ट साइज हमने सेट किया ये प्रॉपर्टी कहलाती है, और जो इनको हम वैल्यू देते हैं उनको हम वैल्यूज कहते हैं, और जो भी कुछ हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं उसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक, अब बेसिकली हम तीन तरीके से जो है सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा इनलाइन सीएसएस की मीन्स, इनलाइन सीएसएस में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अपने बॉडी के अंदर ही, जो हमारा एचटीएमएल की बॉडी होती है उसके अंदर ही उस पर्टिकुलर टैग के अंदर सीएसएस का यूज कर लें। ठीक है, अभी कहने में समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। कहने का मतलब है कि मैं क्या चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ का जो कलर हो, मीन्स जो कुछ लिख कर आए वो ब्लू कलर में लिख कर आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इनलाइन सीएसएस यूज कर रही हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पैराग्राफ के लिए पी टैग हो गया, फिर हमें लिखना पड़ता है स्टाइल इक्वल टू, फिर हम डबल कोट्स में लिखते हैं कलर, फिर लिखेंगे कॉलन, और कैसे सेट करना है, ब्लू करना है तो ब्लू, और फिर सेमी कॉलन लगाकर उन डबल कोट्स को हम बंद कर देंगे। ठीक है, और फिर जो हमने, जो भी कुछ हमें ब्लू कलर में लिखना है वो सब कुछ हम इसमें लिखकर और फिर उस पैराग्राफ को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल्स भी देकर बता दूंगी कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो हेडिंग 1 के ऊपर अगर करना था तो मुझे कैसे लिखना होगा इनलाइन सीएसएस में। देख लीजिए कि H1, ठीक है, फिर क्या लिखना होता है स्टाइल, और मैं क्या चाहती हूँ स्टाइल इक्वल टू, मैं ये चाहती हूँ कि जो कलर है मेरा वो कैसा आ जाए, मीन्स हेडिंग 1 का जो कलर है वो मेरा ब्लू आए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा
H1 स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन ब्लू, उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा सेमी कॉलन और फिर हम इस कलर को कर देंगे क्लोज और हम लिख देंगे यहाँ पे हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है, और फिर इस H1 को हम कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से ये मेरा इस तरीके का जो CSS है उसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। क्यों बोल रहे हैं इनलाइन CSS? इसलिए क्योंकि जो टैग है जिसके ऊपर हमें CSS अप्लाई करना है हमने उसी के अंदर हमने CSS को लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इट कंटेन द CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेक्शन अटैच्ड विद द एलिमेंट, यानी एलिमेंट क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ जो है वो एक एलिमेंट है और लिख कहाँ पे रहे, बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। To define an inline style, the style attribute is inserted in the specific tag for which जिस भी टैग के लिए लिखना है हम उसी के अंदर उसका CSS लिख देते हैं, that is the inline CSS। नेक्स्ट वन इज द इंटरनल CSS भी बोल सकते हैं या एम्बेडेड CSS भी बोल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ कि एग्जांपल इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि जो मेरा पैराग्राफ टैग है उसको कलर रेड देना है। तो अब आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम इंटरनल CSS लिख रहे होते हैं तो उसको हम लिखते हैं हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है, उसको हम लिखते हैं हेड सेक्शन के अंदर। और उसके बाद जो अभी तक हम लिख रहे थे इनलाइन CSS को बॉडी सेक्शन के अंदर लिख रहे थे, अब हम लिखेंगे हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ के पे लिख के आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है इंटरनल CSS, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि हमको लिखना पड़ेगा, एक सेकंड में इसको यहाँ से हटा देती हूँ फिर समझाती हूँ। यहाँ पे हमको इस तरीके से अगर आपको बोलते हैं कि इंटरनल CSS से लिखिए तो हेड लिखेंगे आप और उसके बाद यूज करेंगे स्टाइल टैग का, ठीक है। और स्टाइल के बाद आपको फॉर एग्जांपल इसी हेडिंग के ऊपर करना है तो आपको लिखना होता है H1, फिर लगाना होता है कर्ली ब्रेसेस और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कलर कॉलन ब्लू फिर सेमी कॉलन और उसके बाद इसको कर देना है आपको क्लोज, ठीक है। फिर स्टाइल को क्लोज कर देंगे और हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो होता है ये होता है आपका इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को हमेशा हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इनलाइन CSS को हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखकर उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक। देखो तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से लिखकर हम इसको फिर हेड को बंद कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है, ठीक, जिसमें हम CSS लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक नया नोटपैड खोलेंगे और नई फाइल में हम क्या करेंगे, हम वहां पे फॉर एग्जाम्पल बॉडी पे आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक देना है तो बॉडी और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक आपने दे दिया या H2 जो हेडिंग है उसका कलर रेड दे दिया। ये इतनी चीज लिखकर आपने एक नोटपैड के पेज में सेव कर ली विद द नेम external.css से। उसके बाद आप अपनी HTML की कोडिंग पर आए और वहां पे आपने पूरा कोड लिख लिया, ठीक। उसके बाद लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप जब ये जो हेड सेक्शन है उसमें टाइटल के बाद आपको लिखना पड़ेगा लिंक टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, उसके बाद REL इक्वल टू स्टाइल शीट और HREF यानी कि हाइपरलिंक किससे करना है, इस वाली फाइल से, डेट इज external.css के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो हेडिंग 2 है, ये जो हेडिंग 2 है आपने हेडिंग 2 को यहाँ पे रेड कलर दिया है तो आप यहाँ पर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल CSS, ऑटोमेटिकली रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। ज्यादातर यूज एक्सटर्नल CSS का उन जगहों पे होता है जहाँ पे हमें सेम फॉर्मेटिंग डिफरेंट वेब पेजेस पर अप्लाई करनी होती है तो हम एक बार एक फाइल में अलग से सारी CSS लिख के रख लेते हैं और जहां जहां हमें यूज करनी होती है बस वहां पे हमको ये हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लिंक टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट स्लैश CSS, फिर REL इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF इक्वल टू उस फाइल का नाम जिस फाइल में आपकी CSS की कोडिंग सेव है, ठीक है। तो ये आपके 3 तरीके की CSS थी। पढ़ लेना, थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन, देखोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट प्रिपेयर करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं CSS की। और जहां तक
कि बात आती है कि इस पे क्वेश्चन आता है, सीएसएस पे मोस्टली क्वेश्चन ही आता है कि आपको इस पर्टिकुलर कोड टैक्स पर सीएसएस अप्लाई करनी है, उनकी प्रैक्टिस मैं अभी कराऊंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट थ्योरी वाला पार्ट आप प्रिपेयर कर लेना। एडवांटेजेस क्या है सीएसएस की? सीएसएस हमारा टाइम सेव करेगी। कैसे टाइम सेव करेगी? एक बार आपने कहीं किसी फाइल में लिख के रख ली, जहां जहां आपको जरूरत हो बस उस पेज पे जाइए और उस पेज से लिंक कर दीजिए, अपने आप वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। सेकेंड वन इज सीएसएस मेक डाउनलोडिंग वेब पेजेस और वेबसाइट फास्टर। कैसे वेबसाइट फास्ट हो गई? इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप अगर सारी सीएसएस को एक ही मतलब आप एक फाइल में बना के रख लो और उसके बाद वो बस लिंक कर लो, तो क्या होगा, आपकी कोडिंग लंबी नहीं होगी एचटीएमएल की। जब आपकी कोडिंग लंबी नहीं होगी, आपको बार बार एक ही चीज को अप्लाई करने के लिए बार बार कोड नहीं लिखने पड़ेंगे, तो क्या होगा कि आपकी कोडिंग छोटी हो गई। जब कोई चीज छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इजी से डाउनलोड हो जाएगी, कम टाइम में डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इजी टू यूज विद HTML। सिंपल सा सिंटेक्स होता है, जब आप यूज करते रहते हो तो आपको याद हो जाता है और आप आराम से उसे यूज कर लेते हो, और आपके HTML पेजेस का लुक भी वो अच्छे से एनहेंस कर देती है। फोर्थ वन इज सपोर्ट ऑल वेब स्टैंडर्ड्स एंड ब्राउजर्स। CSS हर ब्राउजर पे काम करती है, तो ये दिक्कत नहीं है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो तो उस पर आपके स्टाइल्स नहीं दिखेंगे, या आप गूगल क्रोम यूज करो तो वहां नहीं दिख रहे। आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर लो, सब जगह पे आपका जो भी आपने स्टाइल अप्लाई करेगा वो दिखेगा। CSS इज इजी टू मेंटेन। CSS इसलिए इजी टू मेंटेन है क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करना चाहो तो बस आप CSS में जाएंगे और बस उस कोडिंग में कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार पूरे कोड में पर्टिकुलर उसको ढूंढना पड़े और जगह जगह जाके चेंजेस करने पड़े, ठीक है। और एक जगह आपने चेंज करे और सारी जगह वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 आपने पहले ब्लू कलर की दे रखी थी, फिर आपको लगा नहीं ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो सब जगह हेडिंग 1 जो है वो ग्रीन कलर की चाहिए, तो अब आप सब जगह जाके हेडिंग 1 आपने जहां जहां दिए वहां वहां चेंज करोगे? नहीं, आपने अगर CSS अप्लाई करिए तो आप सिंपली CSS पे जहां पे आपने हेडिंग 1 को ब्लू कलर का किया था वहां पे बस ग्रीन लिख दो जाके, अपने आप जहां जहां हेडिंग 1 होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या हो जाती है कि CSS बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट ब्राउजर। हर ब्राउजर पे आपको हो सकता है अलग रिजल्ट दिखाई दे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो वेब पेज आपका अलग दिख रहा हो, गूगल क्रोम पे अलग दिखे, मोजिला फायरफॉक्स पे अलग दिख रहा हो। वर्नेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने CSS फाइल को लिंक किया है, एक्सटर्नल CSS बनाई है और उसे लिंक किया और बाई चांस वो CSS फाइल आपकी डैमेज हो गई या करप्ट हो गई या मिसप्लेस हो गई, तो क्या होगा कि आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी वो सारी की सारी हट जाएंगी और सिंपल वेब पेज आपका विजिबल होगा। तो इसलिए वर्नेबिलिटी की दिक्कत है इसमें। थर्ड वन इज द CSS है डिफरेंट सिंटेक्स फ्रॉम HTML। तो थोड़ा सा ये है कि हम जब HTML टैग्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें CSS कोडिंग को अलग से पढ़ना पड़ता है अगर हम CSS को यूज करना चाहते हैं HTML के साथ, तो क्योंकि सिंटेक्स जो है वो HTML से डिफरेंट हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, डिसएडवांटेजेस थी। 3 तरीके के CSS हमने पढ़े, लेकिन आप याद रखना कि वो टाइप से पूछ सकते हैं या इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अप्लाई CSS इन HTML पेज। तो मैं रिपीट करूंगी अपने उसको, थ्योरी को कर लेना अच्छे से, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू।